दो राज्यों के जो चुनावी परिणाम आज आए हैं, ये हरियाणा में बहुत ही हैरान कर देने वाला परिणाम है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब चाहे एग्जिट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल की बात तो मैं कर भी नहीं रहा कर नहीं रहा हूँ, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चाहे उनको सुन लीजिए, बीजेपी के अंदर खाने यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको जो स्ट्रेटजी वगैरह थोड़ा बताते रहते हैं, वो खुद निराश हो गए थे। और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी ने यहाँ हरियाणा में जीत हासिल की है। पिछले दो चुनाव से ज़्यादा सीटें और वोट परसेंट काफ़ी कुछ उनका बेहतर हुआ है। और ये तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक तरह से बैकफुट में थी। और इस पूरे चुनाव में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतलब 5 या 6 सभाओं के आसपास उनकी मतलब उन्होंने सभा को वहाँ पर संबोधित किया था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्जन भर सभाएं वहाँ पर उन्होंने की थी, दर्जन भर। पूरी ताकत योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे झोंक दी थी। और हरियाणा के लोगों को अगर देखें तो अगर वो लोग बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का एक अलग से जो उनका हिंदुत्व का पूरा मॉडल है, जिस तरह से वो कहते हैं भाई दुकानों के अपना नेम प्लेट वगैरह लगाना चाहिए, तो इस तरह का थोड़ा जो असर जो है हरियाणा में भी अच्छा खासा होता है, पश्चिमी यूपी और हरियाणा। हमारे साथ में मनोज वर्मा जी हैं, हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये जो चुनाव परिणाम आया है और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री वहाँ पर जाते हैं, दर्जन भर से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की, वहाँ पर भीड़ कुछ सभाओं में ठीक ठाक भीड़ थी, कुछ सभाओं में भीड़ नहीं थी। और लेकिन अभी जब हम लोग पर्टिकुलर उन सीटों पर विश्लेषण कर रहे हैं तो ज़्यादातर सीटों पर 90% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा माहौल को पलटा है वहाँ पर? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति रही है हमेशा हर चुनाव में आप देखिए तो वो ये जानते हैं कि किस नेता का उपयोग कहाँ होना है, कि जिस बेल्ट में उनका उपयोग है। और चूंकि एक हिंदूवादी नेता की छवि है योगी आदित्यनाथ की, तो उनका उपयोग उस हिसाब से किया। आप उनका बयान देखिए जो उन्होंने यूपी में भी दिया, हरियाणा में भी दिया, कि अगर बटोगे तो बट जाओगे। तो ये माना जा रहा है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर वाला एक चीज रहा है, क्योंकि इसके साथ कई सारी चीज हुई है कि नूह दंगे के जो आरोपी है मुन्ना बजरंगी, बीजेपी ने उसको समर्थन दिया। फिर वो नूह दंगे का मुन्ना बजरंगी बीजेपी के मंच पर दिखाई देता है। उसके बाद वो बीजेपी के समर्थन में सभा करता है और कह देता है कि मैं अपना चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार को कर रहा हूँ। तो जो एक हिंदू कट्टर हिंदू जो वोटर था बीजेपी का, उसके बीच ये मैसेज जा रहा था कि नूह दंगे के बाद बीजेपी ने उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो या उससे जुड़े तमाम सारे लोग हों। दूसरी ओर जो बाकी जो 3 सीटें जो मैं बात की, वहाँ पे जो दूसरा वर्ग है उसकी जो गतिविधियाँ थी उसके देख के मैसेज एक गलत जा रहा था हिंदुओं, जिससे रोष था। उसको बीजेपी के आला कमान ने भांपा और फिर उसी हिसाब से उन्होंने योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर उपयोग किया। तो आप नतीजा देखिए उस पूरी बेल्ट में अगर उस मेवात की 3 जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती और वो उनका मार्जिन लंबा है 50,000, 60,000, 80,000 का। लेकिन उसके कारण जो हिंदी बेल्ट, जो हिंदी भाषी इलाके में जो हिंदूवादी इलाका जो कह सकते हैं, और जो कोर वोटर है बीजेपी का हिंदूवादी, वो बीजेपी के साथ वापस लौटा है, जिसका फायदा ये हुआ है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बयान, उनके तेवर और उनके आक्रामक चुनाव प्रचार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इस पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी को देख रहे थे, उनके तमाम नेताओं को देख रहे थे, बहुत ही उदास थे वो। और मुझे लग रहा है कि जब सीएम योगी का वो बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे, कुछ इस तरह से बात वो करते हैं, पूरा माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। और जो उनका हिंदू, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि हिंदू वोटर जो है वो गया है, संघ भी बहुत तेज़ी के साथ जुटा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा पहली बार हुआ है कि वो 4 से 5 सभाएँ लगभग उन्होंने की हैं। और पूरा जो एक तरह से जो खासतौर हिंदू वोटर के लिए योगी आदित्यनाथ की सभाओं का जो असर है, आप इन पूरी सभाओं को और उस पूरे परिणाम को, और साथ में अब योगी आदित्यनाथ का जिस तरह कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा यूपी में, जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक हार हुई है, आपको लगता है कि बीजेपी का जो हाईकमान है इस पर भी गौर कर रहा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर गौर कर रहा होगा, करना चाहिए। लेकिन जो आपने हरियाणा का जिक्र किया है तो आपने उसमें 2-3 चीज़ें देखी है कि मोदी ने केवल 4 सभाएं की है। जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं कि कांग्रेस ने जो पहलवान है उनको मान लिया कि पूरा हरियाणा है। विनेश फोगाट की बात हो, बजरंग पूनिया की, तो उन्होंने कहा कि ये सारे पहलवान उन्होंने मान लिए। जो अग्निवीर का मुद्दा है, जवानों वाला और किसानों वाला, तो
वो जिस प्रकार से कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ लिया विनेश फोगाट को, क्योंकि पूरा देश दुखी था उनको अगर मेडल नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने उसको ऐसा प्रदर्शित किया कि ये जाटों की हार है और ये जाटों के खिलाफ बीजेपी का षड्यंत्र है। और जिस प्रकार से उनका समर्थन किया, दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं, उनको गांव-गांव घुमाया जाता है। तो इससे एक गलती जो कांग्रेस ने ये की, वो ये किया कि जब इस प्रकार से परसेप्शन बना तो मैसेज ये गया कि जो गैर जाट है वो पोलराइज हुआ, क्योंकि 22% जाट है और जाट लैंड में उनकी संख्या ज्यादा है, और जो बचा हुआ गैर जाट है ओबीसी है वो फिर बीजेपी के पक्ष में आया। फिर जो स्वर्ण वोटर है बीजेपी के, वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। फिर जो पंजाबी वोटर आया हुआ पाकिस्तान से जब शरणार्थी के तब से, वो बीजेपी के साथ गया। तो आप देखिए जिस जाट लैंड में कांग्रेस को उम्मीद थी उसमें बीजेपी 9 सीट ले जाती है, लेकिन जो अहिरवाल बेल्ट है जहाँ पे कहा जा रहा है बीजेपी को नुकसान होगा, तो बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उपयोग करती है यादव का, तो वहाँ बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा लेती है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी अच्छा करती है, ग्रामीण में अच्छा करती है। और जो बीजेपी ने सीटें बांटी बदली है, आप देखिए कांग्रेस की जो 30 सीटें थी पिछली बार, उनमें से वो सारों को टिकट देती है और उनमें से 15 चुनाव हार जाते हैं। और बीजेपी रिटर्न करती है, कुछ को कुछ के टिकट काटती है, उसमें से 67% स्ट्राइक रेट है। तो ये एक बड़ा अंतर था। जहाँ तक सभाओं की बात है, तो शुरुआत में कहा गया था कि हरियाणा में जनता कांग्रेस को जिता रही है और कार्यकर्ता बीजेपी को हरा रहा है। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बदली। आप देखिए कंगना रनौत ने किसानों के खिलाफ बयान दिया, उनको पार्टी ने चुप कराया, उनको सार्वजनिक रूप से फटकार लगी और ये कहा गया कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस बीजेपी का बयान नहीं है। ऐसे कुछ और विवादित उन्होंने बयान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई बात कही नहीं वहाँ, उन्होंने केवल इस पर हिंदुत्व पर फोकस किया। जो योगी आदित्यनाथ ने बात की वही लाइन को मोदी ने बढ़ाया कि अगर हम बटेंगे तो बट जाएंगे। कुछ लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस ये चाहती है। जिस दिन वोटिंग हुई थी उसी दिन कांग्रेस को अंदाज लगा लेना था, क्योंकि जब भी हम बदलाव होता है कि अगर आप किसी के एंटी इनकम्बेंसी है तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है, अगर प्रो इनकम्बेंसी है तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन इस चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज गिरा था और बीजेपी के बारे में सबको पता है कि वो अपने वोटर को बूथ तक ले जाने में सक्षम होती है, लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं किया। कांग्रेस जो हुड्डा थे वो शुरू से उन्होंने गलती की कि शैलजा को साथ नहीं लिया। उन्होंने राहुल गांधी चाह रहे थे कि केजरीवाल से समर्थन हो जाए, तो उससे हुड्डा ने मना कर दिया कि नहीं अकेले जाएंगे। जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने गलती की कि कौन अखिलेश वखिलेश कौन समाजवादी 2023 के चुनाव में, वही गलती इसमें हुई। क्योंकि आप अब जब शाम को एक बार और विश्लेषण जब अगली बार करेंगे तो जो सीटों का जो अंतर है वो बहुत सारी सीटों पे 1000 से लेकर 5000 सीटों के बीच में, वहाँ हम देखेंगे कई सारी छोटी पार्टियों ने वोट काटा होगा, तो कई जगह निर्णायक रहा होगा। अगर हम उसको ऐसे देखें कि अगर 15 सीटों का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी, अगर बीजेपी उनमें से 7-8 लॉस करती और कांग्रेस 7-8 गेन करती तो हो सकता है सरकार कांग्रेस बना सकती थी, क्योंकि फिर वहीं खड़े होती, बीजेपी 40-42 पे होती और कांग्रेस 42-43 पर, यह स्थिति बन सकती थी। लेकिन अभी हुआ नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि छोटा छोटा वोट बैंक बटा है। और इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण और चीज है, जो परिवारवाद की बात मोदी करते थे, आप देखिए जो 3 बड़े परिवार थे, अब हुड्डा से 4 कि देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और हुड्डा परिवार, तो आप देखिए 3 परिवारों का सफाया हुआ है। चौटाला की बात कर रहे हैं, INLD एक उनके परिवार का आदमी जीता है, तमाम सारे दिग्गज हार गए। बंसीलाल के परिवार की बात करें तो उनकी बहू बीजेपी में आ गई थी राज्यसभा में, और उनकी पोती जो है वो विधानसभा का चुनाव जीती है। जो बिश्नोई है भव्य बिश्नोई, वो बीजेपी में आकर चुनाव जीता है। लेकिन इंडिविजुअल आप जेजेपी देखिए कि जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था 6-7 महीने पहले तक, वो 6ठे नंबर पर उचान कला सीट पर रहा है। तो राजनीतिक दलों ने उनको भी नकार दिया है। और जो बीजेपी कांग्रेस मान रही थी कि जो जाट है 22%, 20% दलित है और 6-7% मुस्लिम है, तो 49-50% का विनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन दलित उनसे छिटका, जाटों को वो पूरा संभाल नहीं पाया। क्योंकि जो आप हमने शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि एग्जिट पोल की बात की थी, तो जो एक सिंपल फार्मूला था जो हमने भी देखा कई बार कि आप ये तो पूछ रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन आपने क्या ये पूछा था कि क्या आप भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती कांग्रेस से हुई है कि अगर वो कोई नया चेहरा लेकर आते, क्योंकि जो एरोगेंसी खट्टर के खिलाफ लोग परेशान थे वो हुड्डा के साथ भी थी। हुड्डा भी ऐसी रूखे बात करते थे
नायब सैनी एक नया चेहरा आया तो हमने देखा है लोगों से सहज रूप से बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आधी रात को फोन उठाते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, पब्लिक से अच्छे से मिलते हैं। तो ये जो गलती हुई है कांग्रेस से कि अगर वो नया एक चेहरा लाते या मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करते तो मुझे लगता है कांग्रेस शायद बेहतर कर सकती थी। लेकिन चूंकि आपने एक तरफा पूछा कि वोट किसको देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री क्या हुड्डा चाहिए, ये नहीं पूछा गया। ना आप हमने पूछा, किसी पत्रकार ने, ना किसी सर्वे एजेंसी ने पूछा, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए तो समझ में आता है, लेकिन क्या ये चाहिए ये आता है, ये अगर पूछते तो मुझे लगता है तस्वीर हरियाणा की साफ होती। और ये जो चुनाव परिणाम के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई बदलाव के तौर पर आप उसको देख रहे हैं? क्योंकि बाई इलेक्शन है 10 सीटों पर, मुख्यमंत्री की जहां सभाएं हुई वहां ठीक ठाक परिणाम बीजेपी को मिला है, तो अब इन बाई इलेक्शन पे क्या इसका असर पड़ेगा? और यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मुख्यमंत्री की अब चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये होता मतलब ये हो रहा था कि कुर्सी उनकी खतरे में है। आपको लग रहा है कुछ इस तरह से? देखिए, हाल फिलहाल तो इसके कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ गया कि अगर स्थानीय नेतृत्व नहीं है, थोपा हुआ नेतृत्व है, तो आपको परेशानी होगी। खट्टर हो सकता है बहुत ईमानदार नेता थे, लेकिन चूंकि संघ से जुड़े रहे, वो संघ के जो लोग होते हैं उनका सार्वजनिक लोगों से ज्यादा मेलजोल होता नहीं है, और इसी के कारण बीजेपी को नौबत आई है। लेकिन आप देखिए कि भले 4 रैली में से एक में खट्टर साथ थे मोदी के, उनके पोस्टर नहीं लगे, लेकिन करनाल जहाँ से वो सांसद हैं, बीजेपी ने वहाँ की सारी सीटें जीती है। अगर खट्टर इतने अलोकप्रिय होते तो उनके क्षेत्र में बीजेपी को विधानसभा में नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन चूंकि वो पब्लिक फिगर नहीं है, जो एक आम जनता से, जो आम जनता एक नेता से उम्मीद करती है कि उसके कंधे पे हाथ रख के बात कर ले, उसको अगर वो फोन लगाए तो वो फोन उठा ले, उससे अच्छे बात कर ले, अगर उसके बंगले पर जाए तो उसको चाय नाश्ता ना कराए, लेकिन उससे पूछ ले कि सब ठीक ठाक है, वो गुण शायद खट्टर में नहीं थे। क्योंकि अगर अब वो 65 साल की उम्र हो रही है, पर 20-40 साल जीवन के उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए प्रचारक के रूप में, तो आप उनसे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन नायब सैनी में वो चीज थी। तो जो बात आपने योगी की है कि खट्टर को उन्होंने आजमा लिया, रघुवीर प्रसाद को देखिए, रघुवर दास को उन्होंने झारखंड में अपनाया। मतलब योगी एक चीज है उत्तर प्रदेश का, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक जो कांग्रेस बार्गेनिंग कर रही थी कि आधी सीट चाहिए 10 में से, वो बार्गेनिंग पावर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे के बाद कांग्रेस की खत्म हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव सीटें जितनी देंगे कांग्रेस को उतनी लेनी पड़ेगी। और दूसरा, मोदी, योगी, नड्डा और शाह को ये समझ में आ गया है कि हमको हिंदुत्व के पुराने पैटर्न पर लौटना पड़ेगा, चाहे वो पीडीए का आपको मुकाबला करना हो, चाहे किसी का भी करना हो। हरियाणा ने उसको साबित किया है। आपको देखिए, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर उसी ट्रैक पर जाएगी तो उपचुनाव में उसको सफलता का सामना कर सकती है। और दूसरा, फिर इसके बाद की योगी के बाद कौन, ऐसे तमाम सारे सवाल उठते हैं राजनीति में, लेकिन कोई भी आता है उस जगह को रिप्लेस कर लेता है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बदलाव होगा, बस सिर्फ इसके कि कांग्रेस की वो बार्गेनिंग पावर घटेगी और योगी का कद बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इन चुनाव के बाद जो है, इस पूरे सभा और उनकी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है? निश्चित तौर पर आप देखिए कद बढ़ेगा, क्योंकि देखिए वो जब नतीजा है तो लोगों को बड़ा लगा कि अयोध्या की हार से जोड़ा गया उसको, लेकिन उसके बाद से जो कार्रवाई हुई है अयोध्या में, चाहे वो कांग्रेस जो सपावादी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जो बाद में कुछ और एनकाउंटर हुए जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए, जाति को लेकर बात हुई मंगेश यादव की कि यादव इसलिए एनकाउंटर हुआ है, तो दूसरी जाति का भी एनकाउंटर हुआ, अनुज प्रताप का। तो ये सारी चीजें तो ये बता रही हैं कि योगी ने भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। दिल्ली में जो नेतृत्व उनको भी थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक उनको 240 का झटका उनको भी लगा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वो रिस्क लेंगे, ऐसी किसकी संभावना दिख नहीं रही। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, हमारे साथ में हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी थे। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।